हेलो लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है ना, उसको सिंपल वर्ड्स में देखेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी। मैंने जून 2020 में एनटीए यूजीसी नेट सीएस क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4 प्लस ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है? वह मल्टी वाइब्रेटर जिसमें एक ट्रांजिस्टर हमेशा कंडक्टिंग यानी कि ऑन स्टेट में रहेगा और दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्टेट यानी कि ऑफ स्टेट में होता है। मोनो का अर्थ है सिंगल, अर्थात इस मल्टी वाइब्रेटर की केवल एक स्टेबल स्टेट होती है। इसके कहने का मतलब ये है, मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में एक ट्रांजिस्टर हमेशा कंडक्टिंग स्टेट यानी कि ऑन स्टेट में रहता है और दूसरा ट्रांजिस्टर नॉन कंडक्टिंग स्टेट यानी कि ऑफ स्टेट में रहता है, जिसमें मोनो का अर्थ होता है सिंगल। मल्टी वाइब्रेटर की केवल एक स्टेबल स्टेट होती है मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में। दूसरे वर्ड्स में, जब एक ट्रांजिस्टर कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है तो ऐसे स्थिति उत्पन्न होती है कि केवल एक्सटर्नल पल्स की सहायता से सर्किट को बदला जा सकता है, परंतु कुछ समय पश्चात सर्किट स्वतः ही अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है और तब तक उस स्थिति में बना रहता है जब तक कि दूसरा पल्स कॉपी ना किया जाए। इस प्रकार मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्वयं का पल्स जनरेट नहीं कर सकता, वह केवल एक्सटर्नल पल्स की सहायता से ही स्क्वायर वेव जनरेट कर सकता है। ठीक है। मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है बोल रहे हैं, एक कंडक्टिंग स्टेट में और दूसरा ट्रांजिस्टर किसी नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल पल्स को अप्लाई किया जाता है सर्किट में ताकि क्या कर सके, वो स्क्वायर वेव जनरेट कर सके। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जिसमें हम लोग देखे थे कि अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जिसमें कोई भी एक्सटर्नल पल्स का यूज नहीं किया गया था, है ना, और फिर भी अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्क्वायर वेव जनरेट करता है। लेकिन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की बात करें तो जब तक इसमें आप एक्सटर्नल पल्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर स्क्वायर वेव जनरेट नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सर्किट डिटेल्स। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दो एक समान ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 से मिलकर बना होता है, जिसमें समान कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 लगे होते हैं। VBB तथा R5 के मान को
इस प्रकार सिलेक्ट किया जाता है कि वह Q1 को रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड कर कट ऑफ रीजन में रखे। ठीक है, इसका डायग्राम को देख लेते हैं क्या है। इसमें क्या यूज किए हैं, दो ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, जिसका नाम है, एक ट्रांजिस्टर है आपका Q1, एक ट्रांजिस्टर है जिसका नाम है आपका Q2। ठीक है, और क्या किए हैं, इसमें अपन इनपुट पल्स प्रोवाइड ट्रांजिस्टर Q1 में इनपुट पल्स प्रोवाइड किए हैं कैपेसिटर C2 के माध्यम से, और VCC के थ्रू अपन करंट प्रोवाइड किए हैं। R1, R2, R3, R4 और R5 आपका रेजिस्टेंस है। C1, C2, C3, C4 आपका कैपेसिटर है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, Q1 ट्रांजिस्टर में अब इनपुट प्रोवाइड करते हैं, तो क्या करेगा वो इनपुट को परफॉर्म करने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है उसको कैपेसिटर 1 को प्रोवाइड करते हैं। तो कैपेसिटर 1 उसको फीडबैक के रूप में ट्रांजिस्टर Q2 को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ट्रांजिस्टर Q2 उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आपको क्या करते हैं, R3 रेजिस्टेंस के थ्रू फिर से आपको Q1 रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं। फिर एक्सटर्नल इनपुट पल्स का यूज C2 कैपेसिटर के माध्यम से फिर प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर Q1 को। फिर जब ऑपरेशन परफॉर्म होता है यहाँ से, फिर उसका जो रिजल्ट आता है फिर C1 के माध्यम से फिर से अगेन Q2 को प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर को। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, फिर C4 के द्वारा, यानी कि कैपेसिटर 4 के द्वारा जो आपका आउटपुट जनरेट करता है वो आपका फिर फाइनल आउटपुट होता है। और ये जो आउटपुट जनरेट करता है वो किस फॉर्म में जनरेट करता है, आपका स्क्वायर वेव के फॉर्म में आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज VCC और R2 Q2 को सैचुरेशन रीजन या फॉरवर्ड बायस में रखने का कार्य करते हैं। आपका क्या बोल रहे हैं, VCC और R2 Q2 को सैचुरेशन रीजन या फॉरवर्ड बायसिंग में रखने का काम करते हैं। इनपुट पल्स को C2 के द्वारा दिया जाता है ताकि स्क्वायर वेव मिल सके। पुनः आउटपुट को Q1 या Q2 से लिया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आपका आउटपुट को क्या हो सकता है, Q1 से भी ले सकते हैं और Q2 से भी ले सकते हैं। इस तरह से इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का सबसे पहला पॉइंट है, Q1 कट ऑफ रीजन में है तथा Q2 सैचुरेशन रीजन में। क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, आपका Q1 ट्रांजिस्टर आपका कट ऑफ रीजन में है और आपका Q2 सैचुरेशन रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सर्किट के लिए स्टेबल स्टेट है और वह इस स्टेबल में तब तक रहता है जब तक कि कोई ट्रिगर पल्स C2 पर अप्लाई ना किया जाए। बोलते हैं कि Q1 और Q2 में वह स्टेट जो स्टेबल रहता है वो तब तक रहता है जब तक कि हम लोग इनपुट पल्स में कोई भी ट्रिगर पल्स अप्लाई नहीं कर देते हैं। थर्ड है, जब एक निगेटिव पल्स जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन परंतु पर्याप्त परिणाम का होता है को C2 के द्वारा Q1 के बेस पर अप्लाई किया जाता है, तो Q1 कंडक्ट करना प्रारंभ कर देता है और एक पॉजिटिव पोटेंशियल उसके कलेक्टर पर स्टेब्लिश हो जाता है, जो कि Q2 के फॉरवर्ड बेसिंग को कम करता है, जिसके कारण उसका कलेक्टर करेंट भी कम हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप क्या करोगे, सर्किट स्टेबल स्टेट में है तो कैपेसिटर 2 के द्वारा इनपुट पल्स प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिस्टर Q1 को। जैसे ही इनपुट पल्स प्रोवाइड होता है ट्रांजिस्टर Q1 को, वो आपका आउटपुट कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड है, जैसे जैसे Q2 के कलेक्टर पर नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ते जाता है,
नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ता जाता है, वैसे ही ये R3 के द्वारा Q1 के बेस पर अप्लाई होता है, जो कि पुनः Q1 के फॉरवर्ड बाइसिंग को बढ़ाता है और अतः Q1 का कलेक्टर करंट भी बढ़ता है। इस प्रोसेस के कारण Q1 सेचुरेशन और Q2 कट ऑफ रीजन में पहुंच जाता है। इसके बाद सर्किट अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, अर्थात Q2 सेचुरेशन और Q1 कट ऑफ रीजन में आता है। इसके बाद C1 डिस्चार्ज होता है, जिसके कारण वह कुछ वोल्टेज Q2 के बेस को भेजता है, जो उसे कम ऋणात्मक बना देता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि Q2 पुनः फॉरवर्ड बायस ना हो जाए, और इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप Q2 से ही सेचुरेशन तथा Q1 कट ऑफ स्टेट में पहुंच जाता है। यह सर्किट का स्टेबल कंडीशन है और सर्किट तब तक इस स्टेट में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल पल्स ना लगाया जाए। तो जो आपका आउटपुट मिलेगा वो इस स्क्वायर वेव के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस किए हैं एक बार देख लेते हैं फिर से। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर क्या होता है? जिसमें केवल एक ही स्टेट क्या रहता है? स्टेबल रहता है। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। और ये मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर स्क्वायर वेव तभी जनरेट करता है जब तक कि हम लोग उसमें एक्सटर्नल इनपुट पल्स को प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें और इसका सर्किट डिटेल्स के बारे में देखे हैं, इस डायग्राम के बारे में देख लिए, इसका ऑपरेशन कैसे होता है उसको देख लिए हैं, और इसका वेव फॉर्म आउटपुट का जो आउटपुट आएगा वो आपका स्क्वायर वेव के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो आपका इस लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।